Hello everybody. Today we will discuss on Indian polity, and the course on Indian polity now will be discussed daily via some topic, via some concept, and inside this politics we will discuss, inside this polity we will discuss evolution of Indian constitution, how Indian constitution is getting to evolve, and what are the different procedure, what are the different time spans on which the constitution is getting to be shaped. That is called evolution of Indian constitution. And this complete evolution of Indian constitution will discuss slowly one by one up to date. Today we will discuss up to India Act 1958, and then this topic, evolution of Indian Constitution, is getting to be studied via Learning Education Center or Learning Education Study Platform. आज इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था घटनाक्रम के इसी के एक संदर्भित टॉपिक, एक संदर्भित विषय जिसको इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, मतलब भारतीय संविधान का उद्भव। भारतीय संविधान का उद्भव कैसे हुआ, किन किन स्टेप से हुआ, क्या क्या वेज प्रोसीजर्स थे, क्या क्या फॉलो करके हुआ, और उसके साथ साथ विल डिस्कस, इसमें जो स्टडी करेंगे, अभी पढ़ेंगे, देखेंगे क्या क्या मेन बुलेट्स हैं, क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं, और इसको स्टडी कर रहे हैं लर्निंग एजुकेशन सेंटर यानी लर्निंग एजुकेयर स्टडी इस चैनल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो इस तरीके से आज जब इसको देखेंगे तो सबसे पहले ये जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है कि इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। कॉन्स्टिट्यूशन है और ये प्रतिदिन होगा, कोई ना कोई टॉपिक होगा। आज इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 1958 तक ही पढ़ेंगे, इसके आगे का टॉपिक कल होगा, और कल इस पूरे टॉपिक को और कवर करके इसमें और एक बार रिवाइज करके चीजों को देख करके इसमें और चीजें देखेंगे। आज यहाँ तक ही होगा क्योंकि जो बनाया जाने वाला सेशन है उसकी लेंथ को देखते हुए भी यहीं तक आज करेंगे। सो वी विल डिस्कस, और ये ज्यादा एंटायर जितना भी टॉपिक है सब कवर होता है कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और सभी पढ़ाई के पाठ्यक्रम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और इंफॉर्मेशन गैदरिंग, और ऐसे जानकारी के लिए कई लोग इंफॉर्मेशन को लेने के लिए उत्सुकता बस देखते हैं, तो ये इन सब चीजों के लिए बड़ा हेल्पफुल होने जा रहा है। अब कहीं ना कहीं ये सब विधिवत है, पता ही है, और ये चीजें और पता चल जाती हैं और स्ट्रेंथन हो जाती हैं देख करके। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन संविधान होता है, ऐसा विधान जो सभी के लिए बना है, समानता अनुसार बना है, सबके लिए इक्वली लाइकली फिजिबल है, इक्वली लाइकली अप्रोचेबल है और इक्वली लाइकली वेल एक्सेप्टेबल है, इसके लिए बना है, और सभी के द्वारा बना है। संविधान सभी का विधान और समानता का विधान, ऐसा नीति, ऐसे नियम, ऐसे लॉज जो समानता अनुसार हो, सभी के लिए हो और अधिक से अधिक अप्रोचेबल हो, और जो है सॉल्यूशन देने वाले, कुछ ना कुछ जो है चीजों को करने वाले। तो संविधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज द फाउंडेशनल लॉ ऑफ कंट्री। अब किसी भी देश का जो होता है वो एक मूलभूत नियम, कायदा, कानून होता है। वो लिखित भी हो सकता है, कई जगह मौखिक भी होता है, लेकिन लिखित ही आजकल अधिक होता है। Which ordains the fundamental principle on which government or governance of that country is built। अब जिसमें जिन नियमों, जिन शर्तों, जिन कानूनों के ऊपर जो है किसी भी देश की व्यवस्था चलती है, हर एक व्यवस्था चल रही होती है, तो इस प्रकार का वो विधान, इस प्रकार का जो कानून है, नियम है, इस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन कहलाते हैं। वो लिखे हुए शब्दावलियां, लिखे हुए आर्टिकल, अनुच्छेद, जिनके अनुसार धीरे धीरे चीजों का संपादन होता है, तो ये चीजें क्या हैं? कानून कहलाती है। इट लेज डाउन द फ्रेमवर्क एंड प्रिंसिपल वर्किंग फंक्शंस ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज modalities of interaction between the government and its citizens। तो गवर्नमेंट और सिटीजन्स, या फिर यूं कहें कि सभी, चाहे गवर्नमेंट हो, सिटीजन हो, एवरी एंटायर कंट्री, जैसे भारत का संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जब लिखा गया तो हर प्रकार का विधि, नियम, कायदे, कानून और किस तरीके से चीजें चलती हैं वो सब, और समानता की दृष्टि से सभी के लिए सेम कानून। और अगर ऐसा ना होगा तो क्या होगा? जंगल टाइप का चलेगा।
अगर ऐसा नहीं होगा तो कोई भी कुछ भी कर देगा, तो ये चीजें होंगी। तो इसीलिए ये सब है। इंडिया ऑल्सो पोजेसेस एन इलेबोरेट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और सबसे इलेबोरेट मतलब बहुत विस्तृत, बहुत बड़ा, विस्तृत, एकदम डिटेल्ड, बहुत बड़ा, और सबसे ज्यादा लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भारत का ही है। तो इस तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रेम्ड एंड गिवन टू देमसेल्फ बाय द पीपल ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 26 नवंबर 1949 को लिया गया, अडॉप्ट किया गया, और ऑपरेशन में फोर्सफुल हुआ, इफेक्टिव हुआ 26 जनवरी 1950 को। और ओरिजिनली इसमें 22 पार्ट्स है ना अभी, और अडॉप्टेड है 22 पार्ट, 395 आर्टिकल्स जो ओरिजिनली मूल में है, वो 395 अनुच्छेद है, आर्टिकल्स हैं, और 8 शेड्यूल हैं। इस तरीके से अब 12 शेड्यूल हो गए, और इट प्रेजेंट अमेंडमेंट होता रहता है। संविधान जो संशोधन है वो तो समयांतर्गत समय समय से होते रहते हैं। तो इस तरीके से अब जब चीजें पढ़ी तो इवोल्यूशन भी हुआ, भारतीय संविधान का जो है वो क्या उद्भव हुआ, भारतीय संविधान का उद्भव हुआ, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर। तो क्या हुआ कि although the system of ancient India do have their reflection in the constitution of India, the direct source of constitution lie in the administrative और legislative development। तो इस तरीके से the world largest written constitution रहा, और इस कॉन्स्टिट्यूशन का क्या उद्भव रहा। तो इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो किस तरीके से भारत के संवैधानिक और प्रबंधात्मक और एडमिनिस्ट्रेटिव इस तरीके के तंत्र का, एक एडमिनिस्ट्रेटिव तंत्र का क्या हुआ, प्रशासनिक तंत्र का किस तरीके से धीरे धीरे विकास होता गया, डेवलपमेंट होता गया और पनपता गया, कैसे बनता गया खांचा सांचा, और इस तरीके से किस तरीके से वो चैनलाइजेशन, इस तरीके के वे प्रोसीजर कैसे बनते गए फ्रॉम कॉलोनियल पीरियड टू द एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 जनवरी 1950। अब अगर सबसे पहले देखें तो सबसे पहले आया जब भारत गुलाम था, भारत पराधीन था, भारत देश जो है उसमें स्वतंत्रता नहीं थी, पराधीनता थी, अंग्रेज यहाँ पे थे और ब्रिटिशर्स यानी ब्रितानी हुकूमत थी। और इस तरीके से एट दैट टाइम रेगुलेटिंग एक्ट आया सबसे पहले 1773 का। सो दिस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाज फ्रेम्ड इनिशियली। फिर क्या हुआ, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में। आफ्टर इट पिट्स इंडिया एक्ट केम इनटू व्हाट 1984। नाउ द पिट्स इंडिया एक्ट केम, एंड देन after this Pitt's India Act, after this Pitt's India Act, which was came Charter Act। अब Charter Act में भी क्या क्या आया, in this Charter Act what come 1813 का Charter Act, and then 1833 का भी Charter Act आया और 1853 का भी तब Charter Act आया। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958 आया, क्योंकि 1957 में एक महान क्रांति हुई जिसको 1957 की महान क्रांति 1857 की क्रांति कहा जाता है। यहाँ पर 19 नहीं 18 है, तो 1858 है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कैसे आया, और उसके बाद 1857 की जो महान क्रांति, द ग्रेट स्ट्रगल ऑफ 1857, जिसे आजादी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, कैसे हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857। उसके बाद सीधा क्या क्या बदलाव हुए और क्या क्या परिवर्तन, क्या क्या चेंजेस फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857 के माध्यम से आए, ये है। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में। अब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था, ये था रेगुलेटिंग एक्ट के जो मेन है कि फर्स्ट स्टेप बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट टू रेगुलेट द ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्भव पहले व्यापार के माध्यम से हुआ, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे प्रशासनिक और फिर राजस्व व्यवस्थाओं में भारत देश के दखल देने लगे, और फिर धीरे धीरे स्थापत्य स्थापित हासिल कर लिया और स्थापत्य जो है अपना सृजित कर लिया। फिर क्या हुआ, फिर धीरे धीरे इस तरीके से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रेगुलेट करना शुरू किया ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो कि ब्रिटेन से, भारत से, ब्रिटिश से ही इंडिया में आई थी व्यापार के लिए, और फिर धीरे धीरे राजस्व व्यवस्था में यहाँ पर एकीकृत होने लगी और यहाँ पे अधिकृत हो जाने लगी धीरे धीरे। Then government of East India Company was put under British parliamentary control, और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कंट्रोल में या फिर ब्रिटिश के जो पार्लियामेंट था उस पर
उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया, रेगुलेट किया, उसे नियामक किया, क्योंकि ब्रिटेन जो है आप क्या चाहता था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कार्य था उससे जो भी प्राप्त धन था उस पर भी क्या चाहते थे। देन एस्टेब्लिश्ड द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब ऐसा करने के लिए क्या होना पड़ा कि जो गवर्नर जनरल है बंगाल का, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को एस्टेब्लिश किया गया। एक तो यहाँ क्या किया, रेगुलेशन किया गया, रेगुलेशन किया ईस्ट इंडिया कंपनी का, और फिर उसके बाद क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट कर दिया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। और फिर इसके बाद क्या किया, यहाँ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर क्या किया, जनरल ऑफ क्या किया, बंगाल स्थापित कर दिया। फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जब बिठाया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के ही जो थ्री गवर्नर जनरल हैं फॉर ऑल थ्री प्रेसिडेंसीज, कलकत्ता के लिए, बम्बे और मद्रास, तीन प्रेसिडेंसी ऐसे थी, तीन प्रांत थे, ऐसे करके बनाए गए। तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो था, दैट वाज द व्हाट, फर्स्ट सच गवर्नर जनरल, ये पेपर में भी आता है वॉरेन हेस्टिंग्स। तो गवर्नर जनरल जो था वॉरेन हेस्टिंग्स था, एंड वॉरेन हेस्टिंग्स वाज व्हाट, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और फर्स्ट गवर्नर जनरल बंगाल में तीनों प्रेसिडेंसीज के इस तरीके से बनाया गया। क्या हुआ, क्रिएटेड द सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोविजन है 1973 में आया था, 1773 में आया था, 1773 में, और 1774 में स्थापना हो गई सुप्रीम कोर्ट की। तो इस तरीके से क्रिएटेड सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा बना, कोलकाता जिसे आजकल कहते हैं, 1774 में। नाउ मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, और यहीं से जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया की जो है स्टार्टिंग, प्रारंभिकरण भी हुआ प्राइमरी नेशनल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। अब अगर देखा जाए क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन कैलकाटा, नाउ कोलकाता, एंड गवर्नर जनरल वाज एम्पावर्ड टू मेक रूल्स, रेगुलेशन एंड ऑर्डिनेंसेस विद कंसेंट टू दिस सुप्रीम कोर्ट। इस तरीके से रहा। तो अब अगर इसको थोड़ा सा हिंदी में भी देख लेते हैं ना, व्हाट आर द, हिंदी में थोड़ा कि भारतीय संविधान का जो विकास है एक क्रमिक और लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है। इसका विकास मुख्यतः ब्रिटिश शासन के दौरान बनाए गए विभिन्न अधिनियमों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और संवैधानिक जो संविधान सभा के कार्यों के माध्यम से हुआ। अब इसे अगर परीक्षात्मक दृष्टि से देखें तो 1773 ऐसे देख सकते हैं, क्रोनोलॉजी देखते हैं 1773, फिर 1773 के बाद क्या आएगा, 17 यहाँ पे लिखा है 1784 के बाद क्या आएगा, देन 1813 का चार्टर एक्ट आया, और 1813 के बाद 1833 का आया, फिर 1853 का चार्टर एक्ट आया, और फिर चार्टर एक्ट 1853 के बाद 1858 का भारत का अधिनियम आया 1858, और फिर 1858 के बाद क्या आया, 1861 का आया। 1861 के बाद क्या आया, 1861 का 1892, then 1892 would come, then which comes next, और फिर 1909 मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जिसे कहते हैं, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स या मोर्ले मिंटो सुधार कार्यक्रम हुआ, और फिर उसके बाद 1919 का हुआ, 1919, एंड देन 1919 के बाद 1935 का भारत अधिनियम आया, और फिर 1935 का भारत अधिनियम के बाद 1947 का भारत का स्वतंत्रता अधिनियम आया। इस तरीके से रहा, और फिर 1950 में जो है संविधान 26 जनवरी को जो है क्या हो गया, अंगीकृत हो गया, इफेक्टिव हो गया, और प्रभाव में आ गया, देश के लिए सभी को आत्मार्पित हो गया, लागू। तो इस तरीके से अगर परीक्षा दृष्टि से अगर कभी आ गया क्रोनोलॉजी बनाने के लिए कि सही क्रोनोलॉजी बनाओ, कैसे बनाना पड़ेगा, पहले 1773 है ना, सबसे पहले क्या आएगा 1773 आ जाएगा, देन उसके बाद आएगा 1784 आएगा, फिर 1813 का चार्टर एक्ट आएगा, फिर चार्टर एक्ट 1833 देन 1853 का चार्टर एक्ट आएगा, 1800 क्या है 58 का, और इस तरीके से 1858 का, देन 61 का आएगा, 1892 का, फिर 1909 का मोर्ले मिंटो रिफॉर्म, 1919, 1935, 1947 और 1950। तो इस तरीके से दीज आर व्हाट, इस तरीके से क्रोनोलॉजी या फिर एक क्रमबद्ध जो है क्रमानुगत जो ये तरीका है इवोल्यूशन उद्भव किसका,
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के होने का। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को इंग्लिश में देखा था, अभी इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। ये भारत के संवैधानिक विकास का जो है पहला, कि जो डेवलपमेंट उसका पहला प्रमुख चरण माना जाता है। और बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, और वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने, और कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान रखा गया, और स्थापना 1774 में हुई, एक साल बाद। और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण बन गया, और इसके साथ साथ मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी के कुछ मामलों में बंगाल के अधीन तब कर दिया गया। महत्व तो क्या रहा? महत्व तो रहा कि ब्रिटिश संसद का नियंत्रण ऐसा थोड़ा सा, और इससे पहली बार ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय प्रशासन में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप क्या किया। तो इस तरीके से अब नेक्स्ट क्या है, नाउ कम्स पिट्स इंडिया एक्ट। क्या है पिट्स इंडिया एक्ट? अब पिट्स इंडिया एक्ट आ गया भाई। अब पिट्स इंडिया एक्ट इफ इट कम्स देन व्हाट इट इज, इंट्रोड्यूस ड्यूअल कंट्रोल ऑन ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये इसमें ड्यूअल कंट्रोल की बात आ गई, ड्यूअल control on East India Company and what? British government, and establish the board of control to supervise political affairs। अब political affairs के लिए भी ब्रिटिश क्या कर गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। अगर इसको और देखें थोड़ा सा और इलेबोरेटिव होके, improve the provisions of regulating act 1773 to bring about better discipline in the company system। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस समय की, उसके एडमिनिस्ट्रेशन में लाने के लिए और ज्यादा अनुशासन, शासन, डिसिप्लिन लाने के लिए। तो इस तरीके से 6 मेंबर का बोर्ड, 6 मेंबर बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज सेटअप, व्हिच वाज हेडेड बाय द मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश government। All political responsibilities were given to the board। तो trade and commerce related issues were under the purview of the court of directors of the company। तो trade और जो commerce related, जो व्यापार और वाणिज्य संबंधी थे, वो इस तरीके से purview में लाए गए। किसके? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के, कंपनी के। और प्रोविंसेस हैज टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड गवर्नर जनरल वाज एम्पावर्ड टू डिसमिस द फॉलोइंग प्रोविजनल गवर्नमेंट। इस तरीके से रहा। तो मेन चीज थी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल आया एक, और ड्यूअल कंट्रोल आया किसमें? ब्रिटिश गवर्नमेंट और ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो ये दो खासियतें पिट्स इंडिया एक्ट की। थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं कि इस अधिनियम ने भारत में द्वैध नियंत्रण, द्वैध गवर्नमेंट को बोलते हैं द्वैध शासन, तो द्वैध जो है, द्वैध नियंत्रण, तो द्वैध नियंत्रण की स्थापना करी, द्वैध नियंत्रण स्थापित किया। और प्रमुख प्रावधान था कि बोर्ड ऑफ गवर्नर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण बोर्ड की एक तो स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट हुआ, स्थापत्य हुआ। और कंपनी का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाणिज्यिक मामलों को देखता हुआ रहा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों की निगरानी करता रहा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो तो राजनीतिक मामले, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो व्यापारिक मामले रहे। और इसके बाद भारतीय प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण और मजबूत हुआ। तो अब मुख्य क्या रहा? मेन 1784 में द्वैध नियंत्रण रहा, ड्यूअल कंट्रोल। इस तरीके से रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था? रेगुलेशन आया एक, और गवर्नर जनरल बंगाल, 3 प्रोविंस रहे। इस तरीके से रहे, वॉरेन हेस्टिंग्स पहले थे। अब उसके बाद चार्टर एक्ट आया। नाउ चार्टर एक्ट केम्स। अब चार्टर एक्ट आया, तो चार्टर एक्ट में 1813 का है। एंडेड द कंपनीज मोनोपोली ओवर ट्रेड। अब कंपनी की मोनोपोली ट्रेड पे खत्म हो गई, तो ट्रेड पे जो है कंपनी का जो एकाधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो नहीं रहा था। और उसके बाद एक्सेप्ट टी एंड ट्रेड विद चाइना, चाय पे और चाइना के ट्रेड को छोड़ करके बाकी ट्रेड पे जो है 1873 के चार्टर एक्ट पे अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एकाधिकार नहीं था, मोनोपोली। अलाउज क्रिश्चियन मिशनरी टू एंटर इंडिया। और क्रिश्चियन मिशनरी जो है भारत में 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से अलाउ किए गए आने, कि अपने अपने जो है क्रिश्चियन मिशनरीज का क्या करें? प्रचार प्रसार करेंगे, ऐसे करके आए थे। इसका मतलब क्या था कि जो चार्टर एक्ट है 1813 का, कि ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू एंड, पावर्स ऑफ 3 काउंसिल ऑफ Madras, Bombay and Calcutta was enlarged. They were also subjected to greater control of the British Parliament, and the Christian missionaries were allowed to spread their religion in India, and local autonomous bodies were empowered to levy taxes। मतलब टैक्सेस जो है लोकल ऑटोनोमस बॉडी को भी empower
स्ट्रेंथन किया गया। तो चार्टर एक्ट 1813 में जो प्रमुख प्रावधान थे वो इस प्रकार रहे। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ वाणिज्यिक एकाधिकार समाप्त किया गया, लेकिन चाय तथा चीन के साथ व्यापार पर उसका एकाधिकार जारी रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी का। और ईसाई मिशनरियों को भारत में आने और प्रचार करने की अनुमति मिली और शिक्षा के विकास के लिए धन की व्यवस्था की गई। कहीं ना कहीं महत्व क्या था इस चार्टर एक्ट 1813 का? भारत में शिक्षा और सामाजिक धार्मिक गतिविधियों में ब्रिटिश जो है हस्तक्षेप और ज्यादा रहा, या फिर यूं कहें कि सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को और ज्यादा बल मिला यहाँ पे इस तरीके से। और ईसाई मिशनरीज की को आने के और प्रचार प्रसार करने, और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार है वो न रहा, चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर। साथ ही के साथ और भी चीजें रही इसमें, और वो रहा कि वो इस तरीके से यहाँ पर रहा कि लोकल ऑटोनोमस बॉडी को और मजबूत किया गया, सशक्त किया गया टैक्सेस को लगाने के लिए। अब चार्टर एक्ट 1833 आया, उसके बाद 1813 के बाद 33 आया। क्या आया इस 33 में? चार्टर एक्ट 1833 में क्या रहा? मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया किसको? यहाँ पे 1833 में। तो ये महत्व का विषय है। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। इन द एक्ट ऑफ चार्टर एक्ट 1833 the governor general of Bengal that was made the governor general of India and centralized legislative power यहाँ पे हुई, और ended the company's commercial activity। और जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी की तत्समय पर, उस समय पर 1833 पर जितने भी सन 1833 में भारत के भीतर, भारत में जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कमर्शियल और वाणिज्यिक गतिविधियां उनको समाप्त कर दिया गया 1833 में। और इसके बाद नाउ वी विल सी हियर द गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल वेर गिवन वास्ट पावर। दिस काउंसिल कुड लेजिस्लेट फॉर द होल ऑफ इंडिया सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। द काउंसिल गॉट फुल पावर्स रिगार्डिंग रेवेन्यू एंड अ सिंगल बजट फॉर द कंट्री वाज प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नर जनरल। And then the East India Company was reduced to the administrative and political entity, and several lords and ministers were nominated and ex officio member of the board of controllers. And for the first time, the Governor General of Government was known as the Governor General of India and his council as an Indian Council। और Governor General of India बोला गया, और जो इसकी council थी उसको बोला गया Indian Council। अब next आया, अब चार्टर एक्ट एक और आ गया भाई। अब चार्टर एक्ट एक और आने से पहले इसको, जो चार्टर एक्ट 1833 है, थोड़ा सा इसको हिंदी में भी देख लेते हैं कि यह भारतीय प्रशासन में केंद्रीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था, सेंट्रलाइजेशन। और कहीं ना कहीं प्रमुख प्रावधान ये थे कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले भारत के गवर्नर जनरल बने। ये भी आता है पेपर में, ये भी चीजें जानने की होती है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो क्या बने? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो व्यापारिक गतिविधियां पूर्ण तरह समाप्त कर दी गई। भारत में कानून बनाने की शक्ति को केंद्र में अधिक केंद्रीकृत किया गया, और पूरे भारत के लिए एक समान प्रशासन की दिशा में कदम बढ़ाया गया। और तब जाकर के इसका जो महत्व है 1833 के चार्टर एक्ट का, व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंस हियर इज कि ये केंद्रीकरण हुआ, इसमें सेंट्रलाइजेशन थोड़ा हुआ। अब नेक्स्ट क्या? चार्टर एक्ट 1853 में क्या हुआ? सेपरेट लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। अब एग्जीक्यूटिव फंक्शन और लेजिस्लेटिव फंक्शन को अलग अलग पृथकीकरण किया गया, सेपरेट किया गया। लेजिस्लेटिव फंक्शन भी थे और एग्जीक्यूटिव फंक्शन। अब इंट्रोड्यूस ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज, लेटर इंप्लीटेड। पहले इंट्रोड्यूस किए गए कि ओपन खुला जो प्रतिस्पर्धा है सिविल सर्विसेज में 1853 में की गई, और फिर बाद में उसको इंप्लीमेंट यानी अंगीकार बाद में जो है उसे लागू किया गया। तो इस तरीके से 1853 में दिस was the last of the Charter Act, and it was important changes in the system of Indian legislature. This act followed a report of then Governor General Dalhousie. Governor General Dalhousie था for improving the administration of the company. A separate governor for Bengal was appointed. अब एक और गवर्नर जनरल से जो है बंगाल के लिए अपॉइंट कब किया गया? 1853 में।
1853 एंड 1853 में। उसके बाद लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द काउंसिल वर सेपरेटेड। और जो काउंसिल था इंडियन का, उसका जो था कि लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो है वो अलग अलग पृथकीकरण किया गया, अलग सेपरेट किया गया। एंड रिक्रूटमेंट ऑफ कंपनीज एम्प्लॉयज वाज टू बी डन थ्रू कॉम्पिटिशन। और जो कंपनीज के एम्प्लॉयज थे वो कहां से, और जो रिक्रूटमेंट था वो ओपन कंपटीशन से किया गया, सिविल कंपटीशन से किया गया। नाउ ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज एम्पावर्ड टू पुट कंपनीज गवर्नेंस ऑफ इंडिया टू द एंड एट एनी सुटेबल टाइम। थोड़ा इसको अब हिंदी में देख लेते हैं। चार्टर एक्ट 1853 के कुछ प्रमुख प्रावधान है, कुछ मुख्य प्रावधान क्या है कि गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों में अंतर था। विधायी कार्य थे और कार्यकारी कार्य भी थे। और फिर उसके बाद विधान परिषद का विस्तार किया गया, विधान परिषद का विस्तार किया गया। सिविल सेवाओं में प्रतियोगी परीक्षा की दिशा में कदम उठाया गया और यह अंतिम चार्टर एक्ट था। इसका महत्व है, क्या महत्व, क्या इंपॉर्टेंस है, इससे भारत में विधायी संस्थाओं में के विकास की दिशा में आगे कदम, मतलब जो विधायी कार्य हैं उसके डेवलपमेंट के जो भी डायरेक्शंस हैं उसमें जो है आगे क्या क्या करना है वो सब चीजें पता चली। अब नाउ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज का अंतिम जो पढ़ेंगे इसमें इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में क्या आया, अब अंत हो गया, किसका अंत हो गया, एंडेड ईस्ट इंडिया कंपनी रूल आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857। अब 1857 की जन क्रांति हुई और जन क्रांति 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ वो हुआ। और 1857 का जैसे स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो वैसे ही ब्रिटिश क्राउन ने या फिर भारत जो ब्रितानी हुकूमत है ब्रिटेन से या फिर इंग्लैंड से चले, उन्होंने कहा कि अब डायरेक्ट चलाएंगे यहीं से भारत को। तो इस तरीके से क्या कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है वो खत्म हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है, जो रूलिंग्स हैं उसको डायरेक्ट एनेक्स कर लिया, डायरेक्ट अपने हैंड में ले लिया। किसने, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 किसने, ब्रिटिश क्राउन ने, और ट्रांसफर पावर डायरेक्टली टू ब्रिटिश क्राउन को पावर जो है रही वहां से चलाया गया और क्रिएटेड द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अब यहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया बना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया जो है ये बनाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857 में। नाउ अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857, ब्रिटिश क्राउन डिसाइडेड टू एज्यूम सोवरेनिटी ओवर इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी इन द अपरेंट consequence of the revolt of 1857 described as an armed sepoy mutiny, सैन्य विद्रोह जिसे कहते हैं सेपॉय म्यूटनी, बाय द ब्रिटिश हिस्टोरियन एंड रिमेंबर्ड एज द फर्स्ट फोल्डर ऑफ इंडिपेंडेंस बाय द इंडिया। तो उन्होंने बोला कि भारत में इतना बड़ा सैन्य विद्रोह हो गया, इतने सारे के सारे हर प्रकार के लोग जो है आजादी को पाने के लिए आजादी के स्लोगन लेकर के और न जाने कैसे कैसे जो है स्वाधीनता को पाने के लिए अनेकों प्रकार की स्वाधीनता, क्योंकि जब कभी भी ऐसा हुआ है दमन दलन होता, आज तक भी कई सारे आंदोलन होते रहते हैं, रिसेंटली कितने सारे आंदोलन हो गए, होते रहेंगे आगे भी। कहने का मतलब ये है कि जितने सारे रिवोल्ट होते हैं वो सारे रिवोल्ट तब भी हुए जब ब्रिटिश जो है या फिर जब भारत क्या था, पराधीन था। भारत पराधीन था तो उस पराधीनता की जकड़ से मुक्त होने के लिए, स्वतंत्रता पाने के लिए ऐसे आंदोलन हुए और वो 1857 में बहुत बड़ा जन विद्रोह बना और सभी ने, और सेपॉय म्यूटनी सैन्य विद्रोह से शुरू हुआ, सेपॉय म्यूटनी भी हर कुछ हुआ और तब जाकर के क्राउन ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को यहाँ पे क्लोज कर दिया, करा और अपने हाथों में ले लिया, उसका फिर नहीं रहा। द फर्स्ट स्टेट स्टैट्यूट या फिर फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858। अब जो भारत सरकार अधिनियम है वो सबसे पहले 1858 से ही ऐसे शुरू हुआ था इफेक्टिवली, और कंट्रोल ऑफ इंडिया विदाउट एनी पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्री। ये ब्रिटिश क्राउन ने, ब्रिटिश इंपीरियल कंट्रोल आ गया यहाँ पे, ब्रिटिश का जो है वो साम्राज्य नियंत्रण आ गया भारत के अंदर डायरेक्ट। द पावर्स ऑफ क्राउन वेयर टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द स्टेट ऑफ for India, assigned by council of 15 members known as Council of India. The country was divided into provinces headed by governor and governor aided by his executive council. तो इस तरीके से द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज अल्टीमेटली रिस्पांसिबल टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ऑफ इंडिया, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी बोला वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए रिस्पांसिबल। ऐसे है कि भारत में क्या क्या गतिविधियां हो रही है बताओ और क्या क्या और करना है, इस तरीके से दिशा निर्देशन। तो ये सारा का सारा जो रहा एक इज अ काइंड ऑफ फ्लो,
दैट इज अ काइंड ऑफ व्हाट फ्लो। इसको थोड़ा सा और हिंदी में भी देख लेते हैं कि भारत सरकार का अधिनियम 1858 का क्या रहा कि 1857 का जो प्रमुख विद्रोह, जो इस प्रकार का विद्रोह के बाद ये अधिनियम आया, और ये विद्रोह बहुत बड़ा था, ये एक स्वातंत्रिक विद्रोह था। प्रमुख प्रावधान ऐसे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया, भारत ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में रहा, उसके सुपरविजन में ऐसे रहा, और दैट वाज इंडिया वाज इन द व्हाट, भारत जो है वो क्या था, इंडिया जो है वो किसके, इन द इंपीरियल कंट्रोल ऑफ व्हाट, ब्रिटिशर्स। और भारत सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को का पद बनाया गया, और गवर्नर जनरल को वायसरॉय भी कहा जाने लगा, और गवर्नर जनरल जो है उसको वायसरॉय भी इसमें कहा जाने। और लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसरॉय थे, और लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वायसरॉय ऑफ व्हाट, इंडिया थे। और इसमें सबसे प्रमुख परिवर्तन, प्रमुख जो बिंदु हैं वो क्या है कि कंपनी का शासन ब्रिटिश क्राउन का शासन बन गया, और ब्रिटिश क्राउन के द्वारा जो है शासित भारतीय देश को किया गया, भारतीय राज्य को किया गया, इंडियन स्टेट को किया गया। और इस तरीके से 1858 में कंपनी का शासन भी क्या हुआ, तब धीरे धीरे क्या हो गया, यहाँ पर नहीं रहा, समाप्त हो गया, और कंपनी का शासन अब किसके द्वारा चलाया जाने लगा, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा चलाया गया। तो ये अभी ये इसमें और बाकी है, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अभी थोड़ा और बाकी है, जो कि वीडियो की या फिर इस सेशन की समयावधि को ध्यान में रख करके जो है अभी इस तक ही, यहाँ तक ही करते हैं। तो इस तरीके से टुमारो, कल के जो सेशन में इसको पूरा और कर लेंगे, और फिर थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इस तरीके से अगर क्रोनोलॉजी मांगेंगे तो 1773, फिर 84, 1813, देन 1833, 53, 58, 61, 92, 1909, 1919, 1935, 1947 एंड 1950 ओनली। तो इस तरीके से संपूर्ण रूप से क्या रहा, भारत के संविधान का संवैधानिक विकास का ये कालखंड, ये क्रमिक अध्ययन इसको ऐसे बोलते हैं। तो जैसे जैसे इंडियन पॉलिटी में आगे बढ़ते रहेंगे, ये सब्जेक्ट, ये जो कोर्स ऑन इंडियन पॉलिटी है, कोर्स ऑन इंडियन पॉलिटी भी प्रतिदिन चलेगा। इट विल बी स्मूथली व्हाट स्टेप्ड अप, इट विल बी स्मूथली व्हाट एडेड अप विद, अपडेटेड विद डेली समवेयर कंटेंट, कुछ ना कुछ कंटेंट रहेगा। सो एज वी विल मूव, तो इसको करेंगे कल फिलहाल के लिए। जो नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा, चैप्टर, जो नेक्स्ट सेशन आएगा, लेक्चर आएगा, उसमें इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा करेंगे, सब कंप्लीट कर देंगे। और इसके साथ साथ जिस भी तरीके का ये चीजें हैं, ये कॉलेज में भी होता है, यूनिवर्सिटीज और बहुत अकादमिक गतिविधियां, स्कूलीय विद्यालय गतिविधियों के लिए प्रयोगात्मक है। और कहीं ना कहीं इससे पहले जितनी भी चीजें होती हैं वो विद्यालय से लेकर के महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, और जो उनके पेपर होते हैं सेमेस्टर्स, जो एग्जामिनेशन में काम आता है, ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड के काम आता है, जानने के काम आता है, डिबेट डिस्कशन में ये चीजें काम आती हैं। और ये ऐसे इन जनरल और सामान्यतः इन चीजों ज्ञानवर्धन के लिए भी काम आता है। और इसके आगे कई लोग शोध के लिए भी बहुत सारी कुछ और भी चीजें, नई चीजें जानना चाहते हैं। हालांकि ये सब चीजें जानकारी की रहते हैं, लेकिन इस तरीके से ये सेशन भी इस तरीके से एक सूचनात्मक, एक इंफॉर्मेटिव सेशन है। तो फिलहाल इसको इन द वेरी नेक्स्ट थीम वी विल डिस्कस इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर समरली देखें फटाफट एक सेकंड के अंदर, लर्निंग एजुकेशन सेंटर के माध्यम से, इसके स्टडी प्लेटफॉर्म से इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत, इंडियन पॉलिटी में ही इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान का, जो कि लिखित दस्तावेज है नियमों का, और जिसके तहत किसी भी कंट्री या देश का संचालन किया जाता है हर प्रकार से। तो इवोल्यूशन उसका कैसे उद्भव हुआ, और तब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्या था, उसके बाद रेगुलेशन आया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ, देन क्विट्स इंडिया एक्ट 1784 हुआ, द्वैत शासन की बात यानी ड्वेल कंट्रोल हुआ, चार्टर एक्ट में 1813 में ट्रेड नहीं, और फिर उसके ट्रेड से चाय और चाइना के साथ रह गया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, एंड देन 1853 देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, जिसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया को अपॉइंट हुआ। 1857 के बाद ये भारत सरकार अधिनियम 1858 आया। और जो क्रोनोलॉजी है वो क्या है, 73, 84, 1833 चार्टर एक्ट, 1833 चार्टर एक्ट, 1853 चार्टर एक्ट, 1858, 61, 92, 1909 मोर्ले मिंटो रिफॉर्म जिसे कहते हैं, 1990 और 1935 भारत का
जो ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत का अधिनियम 1935 का अधिनियम है, 1947 है और 1950 तक है। इस तरीके से एज वी विल मूव फर्दर तो और ज्यादा चीजों को तभी इसमें देखेंगे।